नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहलता शुक्ला और अब बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप से मिली हार के बाद कमला हैरिस की, जहां उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव में अपनी हार को स्वीकारा। इसके साथ ही दावा किया कि व्हाइट हाउस में वापस आने पर डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेंगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका का भविष्य उज्जवल रहेगा। Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life. Now, I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. We owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. I concede this election. I do not concede the fight that fueled this campaign. That is a fight I will never give up. इसके साथ ही कमला हैरिस ने दावा किया कि इस चुनाव का परिणाम वो नहीं है जो वो चाहते थे, वो नहीं जिसके लिए लड़े थे, वो परिणाम नहीं है जिसके लिए जनता ने वोट दिया। ये कहना है कमला हैरिस का। The outcome of this election is not what we wanted. Not what we fought for, not what we voted for. और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ट्रंप के साथ शानदार बातचीत हुई, उन्हें शानदार जीत पर बधाई दी। भारत अमेरिकी संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में कहा, पूरी दुनिया मोदी से प्यार करती है। पीएम मोदी शानदार इंसान है, भारत शानदार देश है। मैं मोदी और भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं। तो इस तरीके से बधाई दी गई और उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि शानदार देश, शानदार मोदी और मैं भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं। तो कुछ इस तरीके से बधाई देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और जो बातचीत हुई वो सामने रखी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुख जताया। किसने? कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने ट्रंप को लेकर विवादित टिप्पणी भी कर दी। मणिशंकर अय्यर ने डोनाल्ड ट्रंप को खराब चरित्र का आदमी बताया। उन्होंने बताया कि अमेरिका की जनता ने खराब आदमी को राष्ट्रपति चुनकर इतिहास रच दिया है। एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिनको कि अमेरिका की कोर्ट्स ने ही फेलन बताया है और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है। तो इस पर मुझे अफसोस है। कोई शक ही नहीं है मेरे मन में कि गलत आदमी चुनकर आया है। तो अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में अपना 47वां राष्ट्रपति मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पुराना दोस्त। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की दोस्ती को एक बार फिर से याद किया जा रहा है। नए दौर में पुरानी दोस्ती दोनों देश के लिए क्या कुछ नया लेकर आएगी और कैसे दुनिया के दो ताकतवर देश मिलकर छाप छोड़ेंगे। एक बार फिर पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। दुनिया ने पहले भी दोस्ती जो पक्की वाली थी उसे देखा है। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। Modi, you're fantastic. I mean, fantastic man. You're fantastic. I mean, fantastic man. मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प। दिल से बधाई मेरे दोस्त।
इधर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, उधर दिल्ली में बैठे डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देने में जरा भी देर नहीं लगाई। America has given us an unprecedented and powerful mandate. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे अजीज दोस्त को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पहला संदेश भेजा। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसे कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नयापन देने के लिए तत्पर हूँ। आइए हम मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। इस संदेश के साथ मोदी ने 4 वो तस्वीरें भी शेयर की हैं जिन्हें देखकर ट्रंप जरूर खुश हो रहे होंगे। My true friend, Prime Minister Modi. अब आप इन 2 तस्वीरों को देखिए। इनमें से एक साल 2019 की है, जब ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ और मोदी के कसीदे पढ़ने के लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे। One of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi of India. Thank you. और दूसरी तस्वीर इसके बाद की है, जब भारत में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप आए थे और पीएम मोदी ने उनका स्वागत नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के दौरान किया। मेरे दोस्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों ही नेता 2017 से 2021 के बीच साथ काम कर चुके हैं। 2021 के चुनाव डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और उन्हें राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन भारत और मोदी के प्रति उनकी नजदीकी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। भारत अमेरिका बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और मूल्यों के आधार पर हमारी मित्रता हमेशा आगे बढ़ती चली जा रही है। हाल ही में बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कमला हैरिस पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। हिंदुओं पर हमले हुए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को सख्त संदेश देते हुए कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, जो कि पूरी तरह से अराजकता की स्थिति है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान पर दुनिया की सबसे ज्यादा नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को खुले तौर पर उठाया है। वहीं भारत भी लगातार अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन दोनों ही देशों पर दबाव जरूर बनेगा। अकेले बांग्लादेश ही नहीं, पाकिस्तान भी ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद तनाव में है, यानी पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ गई है। आपको बताते हैं कि दोनों नेताओं में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे दोनों ही नेता जनता से सीधा संवाद करना पसंद करते हैं, पाकिस्तान के रवैये पर एक जैसा रुख रखते हैं और आतंकवाद पर भी एक जैसा हमला बोलते हैं। दोनों ही नेता अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने को बेहद जरूरी मानते हैं। मोदी ने इंडिया फर्स्ट का नारा दिया तो ट्रंप ने अमेरिका के लिए मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया। साफ है, दोनों ही नेता राष्ट्रवाद की नीति को ऊपर रखते हैं। We're all won by the MAGA movement. They helped so much. और यही वो नीति है जहां से दोनों देशों के बीच और नजदीकियां होने में कुछ मुश्किलें हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती आने वाले दिनों में कैसी रहेगी। यानी सबकी नजर मोदी 3.0 और ट्रंप 2.0 पर टिकी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां रिटायर्ड जज की बेटी की 10वें मंजिल से गिरकर मौत हो गई। रिटायर्ड जज एसपी तिवारी ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है।
जहां पति का दावा है कि पत्नी बीमार थी, इस वजह से कूदकर आत्महत्या कर ली, जबकि पिता का कहना है कि बेटी को धक्का देकर गिराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला का पति बैंक में लॉ ऑफिसर के पद पर तैनात है। ये इस बात का दबाव बनाता था कि मेरा जो है लोन में 75,000 रुपये महीने का जो है कटौती हो जा रही है और मेरा जो है गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कई साल तक तो मैं इसको 10,000 रुपये महीना अकाउंट से हर पहली तारीख को भेजता रहा। जो आप दे रहे थे? हाँ। किसके अकाउंट में? इसी के रविंद्र के अकाउंट में। हर महीने? हर महीने। कब से भेज रहे हैं सर? मैं ये तो बात मैं अब इधर तो नहीं भेज रहा था। जब एक बार इसने धमकाना शुरू कर दिया कि बैंकों की हर तारीख पहली तारीख को हम जैसे पेंशन आती थी तो इसके अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते थे। फिर एक बार बैंकों की हड़ताल 3-4 दिन की हो गई थी तो इसके अकाउंट में जा नहीं पाए तो धमकाने लगा। जब ये धमकाने लगा तो हमने पैसा भेजना इसको बंद कर दिया। बड़ी खबर आपको बताएं, देशद्रोह के दोषी यासिन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। मुशाल ने राहुल से अपील की है कि यासिन मलिक का मामला वो संसद में उठाएं। मुशाल ने राहुल गांधी को चिट्ठी में लिखा है कि यासिन मलिक जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बता दें आपको 2022 में एक निचली अदालत ने यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है और अब उनकी पत्नी की चिट्ठी नेता विपक्ष को राहुल गांधी को, जहां वो कहना चाहती हैं कि संसद में ये मुद्दा उठाइए क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था स्थापित करने में यासिन मलिक एक अहम किरदार, एक अहम रोल निभा सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट ने कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ पर शिवाजी महाराज के अपमान का आरोप लगाया है। शिवसेना का आरोप यह है कि वर्षा गायकवाड़ ने फोटो खिंचवाने के लिए शिवाजी महाराज की मूर्ति को लौटा दिया, जबकि ये मूर्ति एक कार्यकर्ता मंच पर शरद पवार को देने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने तस्वीर के चक्कर में शिवाजी महाराज की मूर्ति को ही लौटा दिया। शिवसेना ने वर्षा गायकवाड़ से माफी मांगने को कहा है। शिवसेना शिंदे ने कांग्रेस और शिवसेना उद्धव पर भी निशाना साधा, क्योंकि दोनों दल अब क्या बोलते हैं इस पूरे मुद्दे पर। कांग्रेस की खासदार वर्षा गायकवाड़, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का सरासर अपमान किया है। वहां पर शरद पवार जी मौजूद थे और एक कार्यकर्ता छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लेकर आ रहा था और शायद वो शरद पवार जी को देने वाले थे, मगर यहाँ वर्षा गायकवाड़ को अपनी तस्वीर खींचवानी थी और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लौटा दिया गया। वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। कांग्रेस की तो फितरत ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अवमान करे और फिर एक बार यही हुआ है और वर्षा गायकवाड़ को इस बात की माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए, बड़ी खबर है, सूरत के सिटी लाइट इलाके में सन सिटी नाम के जिम में भीषण आग लगी। जिम के ऊपर बने स्पा और सैलून में भी आग लगी और इस दौरान स्पा और सैलून में काम करने वाली 2 युवतियों की मौत हो गई। दोनों ही नागालैंड की रहने वाली थीं। पुलिस के मुताबिक सन सिटी जिम के ऊपर स्पा और सैलून सेंटर था, जहां कुछ युवतियां काम करती थीं। देखते ही देखते स्पा सेंटर तक आग पहुंची और पूरा स्पा सेंटर धुएं से भर गया और ऐसे में 2 युवतियों की मौत की खबर। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के भूगांव स्टील कंपनी में आग की खबर है। 16 कर्मचारी झुलसे बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दरमियान 16 लोग इसकी जद में आए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराष्ट्र के वर्धा से बड़ी खबर है। भूगांव स्टील कंपनी में आग लगने की खबर और झुलसे हैं कुल 16 कर्मचारी, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। और उधर लुधियाना में वसंत विहार में अचानक एक घर में भीषण आग लग गई। आग जो एक मकान में लगी थी वो दूसरी और तीसरी मंजिल पर जो कपड़े रखे, ऊन के स्टॉक रखे, वहां तक पहुंची। पुलिस के मुताबिक घर में ऊनी कपड़ों की फैक्ट्री थी। घर में आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। तो जो ये आग की लपटें आप देख रहे हैं विकराल, ये घर में जो ऊपर वाला फ्लोर था उसमें ऊन का स्टॉक था। बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री थी ऊनी कपड़ों की,
और स्टॉक में आग लगने के बाद जिस तरीके से भयानक लपटें दिखाई दे रही हैं, इस पर काबू पाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए 5 गारंटी जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी, अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राज्य में चोरों की सरकार बताई और दावा किया कि इनके खिलाफ चार्जशीट लगाकर इन्हें जेल भेजेंगे। तो देखिए, ये बड़ा आरोप लगाया और कहा कि ये चोरों की सरकार है, चार्जशीट लगा करके इन्हें जेल भेजना चाहिए। पीएम मोदी, अमित शाह पर बड़ा हमला बोला मल्लिकार्जुन खड़गे ने। राज्य में जो सरकार चल रही है उसे बताया ये चोरों की सरकार है और दावा ये किया कि इनके खिलाफ तो चार्जशीट लगा करके इन्हें जेल भेज देना चाहिए। तो चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वार पलटवार जारी है, बयानों में तीखापन बढ़ते जा रहा है और 5 गारंटी जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा। चोरों को सपोर्ट करने वाले मोदी और शाह, उनको सबक सिखाना है, सिखाएंगे आप। अरे क्या जोशी नहीं ना भाई, हम तो सुनते थे बहुत जोशीले यहां। ये जो चोरों की सरकार है, इनको भगाना पड़ेगा, इनके ऊपर चार्जशीट करके इनको जेल में डालो। इनका एक तो प्रोजेक्ट पुणे रिंग रोड का घोटाला, समृद्धि महामार्ग इसमें घोटाला, जलयुक्त शिवार अभियान में हर स्तर पर घोटाले। ये तो सीएजी का रिपोर्ट है, मेरा नहीं। ये सीएजी के रिपोर्ट में ये चीजें आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला, वो गिर गया। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, इनॉग्रेट करता है, उसके 8 दिन में ही गिरता है। तो क्या मजबूती से काम कर रहे हैं मोदी साहब? कहीं उनका काम ही है उद्घाटन करना, काम अच्छा काम करने का नहीं है, मजबूत काम करने का नहीं, क्वालिटी काम करने का नहीं, सिर्फ घोटाले का काम करना, ये उन्होंने किया। देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियां स्टार प्रचारक बनाती हैं। स्टार प्रचारक अपने बयानों से विवाद खड़ा कर देते हैं। पिछले कुछ साल से चुनावी मंच पर भड़काऊ बयान, इनकी गिनती सब बढ़ते चले गए हैं। एक बार फिर यही सब देखने को मिल रहा है। आपको झारखंड और महाराष्ट्र की चुनावी पिक्चर दिखाते हैं, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी राजनीति में धर्म का छौंका लगाते दिखाई दिए। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है। तुम जिंदा कौम हो, अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख का दिन है। उठोगे ना, उठोगे ना। झारखंड से महाराष्ट्र तक चुनाव का माहौल है और नेता अपने अपने वोटर में जोश भरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। न शब्दों की परवाह है और ना ही कोई संकोच, जो जुबान पर आया बोल दिया। योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड में गरज रहे थे तो अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में। दोनों की लाइन लेंथ बराबर थी और शब्दों का भाव बिल्कुल एक। मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है, वक्त नाजुक है। जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा।
हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं और इस बार जब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो फिर 15 मिनट वाले बयान की याद दिला दी। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसको। आपको बता दें कि 15 मिनट वाले बयान के चलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी पहली बार सुर्खियों में आए थे। 12 साल पहले साल 2012 में उन्होंने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके चलते उन पर मुकदमा भी हुआ था। अरे हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब जब छोटे ओवैसी ने 15 मिनट की याद दिलाई तो बीजेपी को ये बात फिर से चुप गई। आज अगर हिंदू समाज को एकजुट रहने की हम बात करते हैं तो उसमें किसी को भी दुख अथवा क्रोध होना नहीं चाहिए। इनकी राजनीति ही इस बात पर चलती है कि मेरा समाज, हमारा समाज बढ़ता है तो इनका वोट बढ़ता है। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये बयान चुनावी मौसम में आया है और उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस तक ने ओवैसी बंधुओं को बीजेपी की बी टीम बताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की A टीम, B टीम, C टीम अभी कहाँ है, कब आएंगी? तो आ गए। महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक ये महाविकास आघाड़ी के साथ है, ये बात बीजेपी को विचलित कर गई तो बी टीम को उतार दिया। हमने तो बार बार कहा ना भाई, MIM हो या केजरीवाल हो तो बी टीम है और बी टीम बुलाई जाती है इनकी जब इनको लगता है, तो बी टीम अपना काम कर रही है। लेकिन वलवला आज भी बाकी। इधर अकबरुद्दीन ओवैसी महफिल सजाने में जुटे हैं तो झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की पिच पर वोटर्स की गोलबंदी कर रहे हैं। निगाहें पत्थरबाजों पर है, लेकिन निशाना किस पर है ये सबको पता है। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी। और देखिए, नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनावी मंच से दिया गया उनका बयान कुछ दिनों तक चर्चा में रहेगा। भड़काऊ बयान देना, नेता अगर सत्ता में नहीं है तो मामला थाने तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ होगा नहीं। आज तक कई नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं, लेकिन ढूंढने पर भी कोई ऐसा नाम सामने नहीं आएगा जिस पर कोई बड़ी सख्त कार्रवाई कर दी गई हो। पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान सियासत में आग को भड़का रहा है। और अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं श्री मिथुन चक्रवर्ती जी। करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित 8 अक्टूबर को जब मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला तो न जाने किन किन शब्दों से उन्हें नवाजा गया। Being awarded for his never say die spirit, his superlative acting prowess, 5 decades of excellence in variety of genres and languages. लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद 27 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक में कुछ ऐसा बयान दे डाला जो अब उनकी मुसीबत बन चुका है और उनकी सोच पर भी सवाल उठा रहा है। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने कुछ भड़काऊ बातें कही थी। मिथुन चक्रवर्ती ने उसका जिक्र भी किया। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा।
अगर हुमायूं कबीर के बयान पर ममता बनर्जी खामोश रही तो मिथुन चक्रवर्ती के बयान के बाद अमित शाह मुस्कुराते हुए नजर आए। अब इसे क्या कहा जाए? ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं तो अमित शाह देश के गृह मंत्री, और उनके सामने ही खड़े होकर मिथुन चक्रवर्ती ने मारने, काटने और जमीन में गाड़ने की बात कही और गृह मंत्री मुस्कुराते रहे। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूँ, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी जीत गई। 2024 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए, ममता बनर्जी ने भारी बढ़त बनाई और अब 1.5 साल के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक बार फिर बंगाल में राजनीति की दिशा ध्रुवीकरण की तरफ घूम गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में ये भी कहा कि पार्टी को ऐसे कार्यकर्ता की जरूरत है जो गोली खाने के लिए तैयार रहे। अब ऐसे खतरनाक बयानों के बाद मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ थाने में मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में नया मुद्दा भी आ गया है। कोई मुसलमान को धमकी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच में दरार पैदा करने का राजनीति नहीं करता है। ये जो विभाजन की राजनीति है, ये तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। ये सेंट्रल होम मिनिस्टर के स्टेज में वहां पे खड़ा होकर ऐसा धर्म के नाम पे कम्युनल इंडिकेशन का प्रोवोकेशन देना, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। राजनीति में आकर कोई अभिनेता कहां तक पहुंच सकता है, इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती बड़े उदाहरण के तौर पर गिने जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और बातें भी कही जो बताती है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खून खराबा क्यों बढ़ रहा है, और अमित शाह की मुस्कुराहट भी बताती है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। तो भड़काऊ बयानों की रेस कहां रुकेगी और कौन किससे कितना आगे निकलेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी चुनाव जीतेगी। एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत में उनसे पूछा तो उन्होंने दावा किया, भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराने वाली है। सर, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे इस बार चुनाव हो रहा है? जो उपचुनाव तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ने अपने अपने जो जनता के हित में काम किए हैं, इसी बात को लेकर के हम जनता के बीच जा भी रहे हैं और जनता का रिस्पांस भी मिल रहा है। और जिस प्रकार से हरियाणा के रिजल्ट आए, देश के तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई है और मुझे पूरा एक तरह से भरोसा भी है कि हम अपनी न केवल दोनों उपचुनाव जीतेंगे बल्कि दोनों राज्य, एक हमारा झारखंड और एक महाराष्ट्र, ये भी हम अपनी निश्चित रूप से भाजपा की प्रचंड विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। बुधनी आप होके आ रहे हैं, अभी कांग्रेस का कहना है कि विजयपुर में तो हम आगे हैं लेकिन बुधनी में टफ मामला है, आपको क्या लगता है? अब यही तो आप अपने आप में बोल रहे हो कि जो टफ मान रहा है मतलब पहले से हारे में है, और ये विजयपुर में भी होने वाला है। कांग्रेस के लिए बहुत गुजरे जमाने की बात हो गई है मध्य प्रदेश में राजनीति करना। वो अपने नकारात्मक जब तक रवैये को नहीं बदलेंगे, जनता के बीच में दिल नहीं जीतेंगे, तब तक ये तकलीफ आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी जो आपने दौरे किए हैं तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में किन मुद्दों पर, बिंदुओं पर चुनाव हो रहा है? मध्य प्रदेश में मैंने बार बार कहा ना कि विकास का ही मुद्दा है और विकास जनता पसंद करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।